लेट एज प्रेगनेंसी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। एज है तो क्या हुआ, आपको काम मिल रहा है, करिए, देखते हैं कहानी किस तरह से जाती है। तो एक बड़ा कॉमिक सा सिचुएशन बन रहा है और एक सटायर बन रहा है कि सोशल में आपने ट्रेलर में देखा होगा द फालूदा विद जज समथिंग कि वो बेटा मुंह छिपा के घूम रहा है पूरे फिल्म में कि भाई अभी बाहर में क्या मुंह दिखाऊंगा। देखिए हम तो उन लोगों को नहीं बदल सकेंगे क्योंकि वो यंग जनरेशन है, वो हमारी बात सुनने वाली नहीं है। काम इतना बढ़ गया है कि उसके साथ जस्टिस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी मेंटेन रहे तो बहुत अच्छी बात है। जिंदगी में हर मुकाम पे या फिर हर सिचुएशन में एक चीज हर किसी को चाहिए ही होती है या बहुत ज्यादा चाहिए होती है, वो है गुड लक। अब गुड लक का जो क्वेश्चन है और गुड लक किन हालात में आपको चाहिए वो बदलता रहता है सबके लिए। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ बहुत सारा गुड लक है और जिन्हें आपका गुड लक चाहिए भी। मुद्दा क्या है ये भी आपको बता देते हैं। 75 साल की दादी माँ बनने वाली हैं माँ, लेकिन उसके आसपास बड़े सारे चेन ऑफ इवेंट्स ऐसे हैं जो इस सीधी सी कहानी को थोड़ा सा टेढ़ा बना देते हैं और उस टेढ़ेपन का ही अपना मजा है। टीम गुड लक हमारे साथ है। हमारे साथ है जाने माने अभिनेता ब्रिजेंद्र काला। ब्रिजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। फिल्म के निर्देशक हमारे साथ हैं प्रखर श्रीवास्तव। प्रखर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस जो है वो हमारे साथ है मालती माथुर। मालती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस वक्त इस चीज़ से भी बहुत एक्साइटेड हूँ, खुश भी हूँ कि मैं पहली बार अपने इस पूरे पत्रकार जीवन के लगभग 22 साल के 80 साल की एक लीड एक्ट्रेस से आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी। और हमारे साथ है डॉक्टर आज़ाद जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। डॉक्टर आज़ाद आपका भी स्वागत है। तो मालती जी क्योंकि कहानी पूरी तरह से आपके कंधों पर है, अंगूरी जी आपका इसमें कैरेक्टर है, बहुत चैलेंजिंग है ये। लोगों को सटायर या फिर व्यंग के तौर पर दिखाया जाना कहीं ना कहीं एक कंडीशन बन जाती है, पर मुद्दा बहुत गहरा है, बहुत गंभीर है। ताज़ा जो मामले हुए हैं उन्हें लेकर और भी ज़्यादा। लेट एज प्रेगनेंसी, देर से यानी कि जो बहुत ही लेट एज है उसमें गर्भावस्था, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है मेडिकली, सोशली, फैमिली के तरीके से अगर देखें तो। सबसे पहले तो अभी जब ये किरदार आपको ऑफर किया गया होगा या बताया गया होगा, आपका माइंडसेट, आपके परिवार का माइंडसेट क्या था इसे निभाने को लेकर के? मेरे बच्चों ने ये सलाह दी कि माँ बढ़िया रोल है, क्या होगा क्या नहीं होगा करके देखो। एज है तो क्या हुआ, आपको काम मिल रहा है, करिए, देखते हैं कहानी किस तरह से जाती है। आप इस रोल को करो और एंजॉय करो। अच्छा, हाइपोथेटिकली किसी ने पूछा नहीं कि अगर ये असली में हो जाए कि एक लेट एज प्रेगनेंसी का केस फैमिली में आ जाए तो क्या रिएक्शन होगा? ये किसी ने नहीं पूछा। ये समझ में आ गया था कि कुछ है मजेदार चीज जो होने वाली है, करके देखो मजा आएगा। अच्छा, मतलब परिवार इस चीज से ओके था? हाँ, कि ये सपोर्ट किया मेरे को। अच्छा, करके देखो, मजेदार लग रहा है। जैसे अप्रोच आ रही है उस तरह से ऐसा लग रहा है कि मजेदार चीज है, करके देखो क्या निकलता है इसका रिजल्ट। रियली ग्रेट और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि कई लिहाज से ये रोल अपने आप में काफी चैलेंजिंग है। लेकिन अपने आप बहुत ही, मैं देख रही हूँ कि बहुत ही एक स्पिरिट के साथ आपने ना सिर्फ इस रोल को किया है बल्कि आप जिस इसके बारे में बात कर रही हैं जिस तरीके से, वो बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। कमिंग टू यू प्रखर, इस फिल्म को डायरेक्ट करना कितना बड़ा चैलेंज है? क्योंकि एक चैलेंज इसके साथ ये है, ऑलरेडी कंटेंट को या कहानी को मैं रेपिटेशन तो नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे लगता है हर आर्ट पीस जो होता है उसमें आप नया तो डालते ही हैं, मेहनत तो करते ही हैं, तो इट्स नॉट अ रेपिटेशन। लेकिन रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा माना जा रहा है इसको। पहले आई इसी टॉपिक पे ऑलमोस्ट कुछ फिल्मों का, तो ऐसे में आपके साथ एडिशनल चैलेंज क्या थे? एक तो आपने इसके अंदर नयापन दिखाना था और जो आपका इसमें अंगूरी जी का जो कैरेक्टर है, मालती जी वाला जो कैरेक्टर है, उसे बहुत अच्छे से आपको सामने लेकर के आना था। इसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस थे? जब मैं ये फिल्म लिख रहा था उस टाइम पे मैंने ऑलरेडी ऐसी फिल्में देख रखी थी, बट कभी भी एक बार भी ऐसा मन में नहीं आया कि मैं जो लिख रहा हूँ उसको मैं अलग कर लेता हूँ, कुछ डिफरेंट कर लेता हूँ क्योंकि वो ऐसी फिल्म लोग रिजेंबल करेंगे। क्योंकि वो बाय हार्ट में उसको एक नए तरीके से उसको लिख रहा था, नए तरीके से फिल्म को मैं समझ रहा था, पेपर पे डाल रहा था।
तो वैसा कभी हुआ नहीं, उससे रिजेंबल खाया तो नहीं। आपका नयापन क्या है जो ऑडियंस को मिलेगा? नयापन ये है कि इसमें जो वो बड़ा एक यूजुअल सा कैरेक्टर था, जो मेरे ख्याल से वो यूजुअली सोशल होता है कि 50 साल की उम्र में ऐसा होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 75-80 ईयर्स में कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ लेके आ रहा है, तो उस पर रिएक्शन क्या होंगे, उसकी फैमिली के रिएक्शन क्या होंगे, जिसका हस्बैंड नहीं है और उसका बेटा जो है वो पार्षद बनने की कोशिश कर रहा है, जिसका मुद्दा है कि जनसंख्या नियंत्रण करना है। तो एक बड़ा कॉमिक सा सिचुएशन बन रहा है और एक सटायर बन रहा है कि सोशल में आपने ट्रेलर में देखा होगा द फालूदा ऑफ इज्जत समथिंग कुछ ऐसी चीज आती है। तो वो ब्रिजेंद्र जी की तरफ से था कि वो बेटा मुंह छिपा के घूम रहा है पूरे फिल्म में कि भाई अभी बाहर में क्या मुंह दिखाऊंगा। तो एक सोशल सटायर था और वो फिल्म एक परिवार के अंदर की कस्मोकस थी, ऑब्वियसली सोशल भी था। यहाँ पे एक अलग ही इम्पैक्ट है जिसमें अंगूरी जो कैरेक्टर है उसे पता नहीं है वो प्रेग्नेंट है, ऐसा बेटे के नजरिए से कि उसे पता नहीं, और बेटा उसे छिपाते हुए पूरे फिल्म में सोशल समाज से बचाते हुए लेके जा रहा है, अपनी इज्जत भी बचा रहा है, बाद में वो रिश्ते भी बचाने हैं, सारी चीजें। तो बहुत मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी सिमिलैरिटी है उस फिल्म से, और 5 अप्रैल को और आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोई सिमिलैरिटी है नहीं। चलिए, ब्रिजेंद्र काला जी हमारे साथ है। ब्रिजेंद्र जी, फिल्म में सबसे जो चर्चित चेहरे हैं, जिनके अभिनय से सबसे ज़्यादा लोग वाकिफ़ हैं, वो आप है, और आपने हर किरदार में अपने आप को प्रूव कर दिया है और लोगों ने आपको एक्सेप्ट भी कर लिया है। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट। सबसे पहले तो आप इस फिल्म के ही किरदार के बारे में बताइए, ये कितना डिफरेंट था, कितना आपने इसको एंजॉय किया, और जैसे कि मैंने कहा कि ये रियल लाइफ के बहुत क्लोज है, लेकिन हम इसको सटायर के साथ दिखा रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस बरकरार हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि मतलब जब प्रखर ने मुझे ये कहानी सुनाई तो ये मेरे को बिल्कुल अलग सी लगी, है ना, क्योंकि उस तरह की पहली पिक्चरें आ चुकी हैं, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ यही था कि पहले माँ बनती थी, लेकिन इसमें दादी माँ बन रही है। और किन हालातों में बन रही है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो मैंने तो पूरी कहानी सुनी, उससे आगे मैं बता नहीं सकता। तो जो भी है, जिस तरह का इसमें जो दुर्घटना घटित हुई है, इसको लेकर के फिर मेरा किरदार जो सेंट्रल कैरेक्टर है अपने आप में, वो जो घूमता है, उसके जीवन में जो परेशानियां आती हैं, उसकी जो स्ट्रगल है, वो मेरे को बहुत एंटरटेन की, बहुत आकर्षित की। तो मैंने कहा ठीक है भाई, करते हैं इसको, है ना। और प्लस पॉइंट सबसे बड़ी बात की मतलब की कैरेक्टर है अपने आप में। मैंने जितने भी किरदार किए हैं वो छोटे किरदारों को मैंने आकर्षक बनाने की कोशिश की है। ये एक फुल लेंथ चैलेंज था अपने आप में कि पूरी बड़ी पिक्चर आप कैसे कैरी करते हैं और उसमें आप कितना एंटरटेनमेंट जो कि बाकियों में आप डाल देते हैं, इसमें कैसे डालोगे, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे सीन हैं। तो उन सीन को अपने आप में कैसे एंटरटेन करोगे आप, बाकी लोग जिनको कि अच्छा लगे। तो वो एक चैलेंज था मेरे पास। तो डेफिनेटली मतलब मैंने हाँ किया और भोलेनाथ की कृपा से उज्जैन में शूट किया है और मस्त है, अच्छा। मुझे उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल। ब्रिजेंद्र जी, जब आप ऐसे सब्जेक्ट के जुड़ी फिल्में करते हैं जिनका कहीं ना कहीं एक सोशल रिजेम्बलेंस भी होता है, अभी बीते दिनों क्योंकि हमने देखा, हमने सिद्धू मूसेवाला के परिवार के साथ देखा कि उनके परिवार में जब दोबारा खुशियाँ लौटी, लेकिन उसके बाद कई विवाद भी रहे, उनकी मदर की भी लेट प्रेगनेंसी को उठ करके सवाल उठे। हमारे देश में जो IVF के नियम हैं वो भी बिल्कुल अलहदा हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लेट एज प्रेगनेंसी है, ये उस समाज में जहाँ पर लोग ये फिल्म देखने वाले हैं उनके लिए बहुत सहज नहीं है। ऐसे में इतने गहरे सब्जेक्ट को जब आप सटायर से दिखाते हैं, तब आपको लगता है कि थोड़ा चैलेंज, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के इमोशंस भी उससे अटैच हैं और आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी बढ़ जाती है। एक बार फिल्म देख लेंगे ना तो उनको ये सारे के सारे जो भी उनकी गणित है, तो वो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि मतलब एक सरप्राइज देखने के जाएंगे और सरप्राइज होकर लौटेंगे, क्योंकि जो है वो कितना है, वो कहाँ तक है, वो किस सीमित दायरे में है, ये सब कैसे हो गया, कब हुआ, क्यों हुआ, वो सारे सवालों का जवाब पिक्चर देख के ही मिला। एक्चुअली ये जब फिल्म मैं लिख रहा था, ऑब्वियसली मुझे भी ये टॉपिक बड़ा लगा, मैंने भी बहुत डिस्कशन किया, सोचा कि भाई हम जैसी प्रेगनेंसी वर्ड यूज़ करते तो लोगों का एक फिगर इमेजिनेशन चालू हो जाता है कि वो कैसा होगा, कैसे दिखते होंगे। ऊपर से हमने दिखाया एक 80 साल, तो वो जो लिख रहा था मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि वो जो एक ये बड़ा रिस्पेक्टिव उम्र होता है, नानी वाली, दादी वाली, तो वो एक वल्गैरिटी वाला हम लाइन जो बड़ा पतला सा थ्रेड होता है उसको हम क्रॉस नहीं करना है, एनी हाउ हमें क्रॉस नहीं करना है। तो बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिखा हुआ है वो कहानी और उसको वैसे ही प्रेजेंट किया है।
और ऑडियंस को मजा आएगा, वो रिग्रेट नहीं करेंगे मूवी देख के या कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे। मालती जी, बहुत अच्छी बात है कि बड़े स्वस्थ तरीके से आपने इस विषय को देखा है। मालती जी, अभी तक जो जीवन रहा है आपका और पूरा एक्टिव लाइफ और वर्क आपका दोनों रहा है और दोनों में आपने संतुलन भी अच्छा बिताया है। हमारे देश में या हमारे समाज में महिलाओं को लेकर के जो परसेप्शन है, आपको लगता है कहीं कहीं वो इस तरीके की हैं जो लंबे लंबे वक्त की कोशिशों के बाद भी बदली नहीं जा सकी हैं? अभी हम अगर लेट एज प्रेगनेंसी को ही देख लें तो इसी को लेकर के कई तरीके की रुकावटें हैं या फिर कई तरीके के जो नियम और कानून हैं, कहीं ना कहीं वो जो परसेप्शन है ना, वो महिलाओं के खिलाफ जाती भी दिखती है कई मामलों में। तो कभी आपको ये लगता है, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है घर का भी काम का भी, तो आप इस पर बहुत ईमानदारी से बात रख सकते? क्या बताऊँ मैं, हाँ, बदलना बड़ा मुश्किल होता है एक्चुअली। आप बचपन से जिस तरह के बहुत से पढ़े बड़े होते हैं, माइंड सेट कैसा होता है, कैसी एजुकेशन होती है, करते 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 जो बहुत लेट लाइफ हो जाती है, बच्चों की शादियाँ हो जाती है, उस वक्त बदलना काफ़ी मुश्किल होता है। अपने आप को कोशिश करते हैं बड़े लोग भी कि हम बच्चों की हर खुशी के साथ दें, हम उन्हें टोकें नहीं, पर फिर भी टोके बिना मन नहीं मानता है। जब देखते कि ये बात वो गलत कर रहे हैं तो मन करता है समझाएं, कुछ कहें उनसे, कहें नहीं हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, तुम हम लोग ऐसे क्यों करते हो, तो बच्चे फटाक गए, वो जमाना गए मम्मा, हाँ अब हम लोग बड़े हो गए हैं, हमें अपना काम अपने आप करने दो, तो चुप होना पड़ता है। तो एक उम्र के बाद आपके होने के मायने बदल जाते हैं। हाँ, होने के मायने बदल जाते हैं। फिर ये एक दफ़े अपने स्वभाव को थोड़ा सा मन में ये ख्याल आता है अपने आप, देखिए हम तो उन लोगों को नहीं बदल सकेंगे क्योंकि वो यंग जनरेशन है, वो हमारी बात सुनने वाली नहीं है। क्यों ना हम ही अपने आप को थोड़ा सा अपनी शांति के लिए चेंज कर लें, थोड़ा स्वभाव चेंज कर लें। हम उन लोगों के हर खुशी में जैसा वो कह रहे हैं वैसे करते जाएं करते जाएं करते जाएं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी तो बीत चुकी है। थोड़े दिन और उन लोगों के संग में हंस बोल के जी लेंगे और फिर मर जाएंगे, तो एटलीस्ट बच्चे तो खुश हो जाएंगे। हमारी माँ हमें कुछ नहीं कहती थी, मतलब फिर एडजस्टमेंट के साथ तो जीना एडजस्ट पड़ता है। करती थी। ये है। लेकिन यहाँ पर पप्पी जी का जो किरदार है विजेंद्र जी, वो बहुत कुछ एडजस्ट कर रहा है, बड़े सारे ऊहा-पोह के अंदर है। तो आपके जहाँ तक अभिनय की बात है, जो तमाम रोल्स करे हैं, आपको कौन से रोल्स अब तक सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगे हैं अपने इन तमाम किरदारों में अब तक के, इंक्लूडिंग दिस वन? मेरे को एक्चुअल में वो किरदार ज़्यादा चैलेंजिंग लगते हैं जिनमें मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता। आप वैसे आपको पता है लोग क्या कहते हैं आपके बारे में? आप मतलब इक्का दुक्का उन किरदारों में से, उन एक्टर्स में से हो जो बिना कुछ किए ना बहुत काम कर जाते हैं। हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि जो सीन तैयार है उसको जब मैं कर रहा होता हूँ वो हो गया, जो उनको डिफ़िकल्ट लगता है और मैंने उसको आसानी से निभा के चला गया। लेकिन जिसमें बहुत कुछ करने को होता है ना, उसमें बड़ी मेहनत लगती है। उसमें मेरे को लगता है कि मतलब इसको मैं सजग तरीके से कैसे करूँगा। अब जैसे यही वाला किरदार है, इसमें मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है ना। ये वाला सीन भी है, वो वाला सीन भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, बहुत सारे शेड है। तो वो करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि माँ के साथ आप कैसे बिहेव करोगे, है ना। वो चलो निपटा दिया कैसे भी करके। अब पीछे से ये कि सबको स्ट्रगल को कैसे संभाला जाए वो भी करना है ना। और फिर अलग अलग तरह के शेड, आपको वही मैं बोल रहा हूँ ना कि एक पूरी पिक्चर शेड ज़्यादा है एक किरदार के उस पूरी पिक्चर को कैरी करना। उसमें ये कि कहीं कुछ भी ऐसा ना लगे कि अभी इसने पिछले सीन में किया था, अभी ये इस सीन में भी ऐसी कुछ हो रहा है, वो उस वाले में भी ऐसी कुछ हो रहा है। तो उसमें आप कैसे अलग अलग कलर भरोगे, क्योंकि आपके पास एक कहानी है और उस कहानी में आपके पास जितने जितने सीन्स हैं उनको आप कैसे मतलब फेड आउट ना होने दें, कम से कम उसकी शेड जो है बनी रहे। वो सबसे डिफिकल्ट होता है। अब मेरे को थोड़ा सा मेहनत लगी इस फिल्म में। मेहनत खैर आप हर किरदार में करते हैं, वो छोटा हो या बड़ा हो ब्रिजेंद्र जी, और वो दिखता भी है। जो वैरायटी ऑफ रोल्स आपने करी है और जो काम आप करते, आपको लगता है इस वक्त जो एक एक्टर है उसे एक्सपेक्टेशंस बदली हैं, एक एक्टर की जो पोजीशन है वो बदली है? क्या बदलाव आपने इसमें देखा है? किसमें? एक एक्टर की पोजीशन या फिर एक एक्टर से जो उम्मीदें अब की जा रही हैं इस दौर में, जब आपके पास थिएटर भी है, जब आपके पास OTT भी है, तमाम चीज़ें हैं। एक्चुअली क्या है ना कि काम इतना बढ़ गया है कि उसके साथ जस्टिस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना।
मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब 30 दिन होते हैं आपके पास, उस 30 दिन में ही आपको इतना सारा काम आप कैसे कर पाओगे? इस वाले 30 में कर लोगे, फिर अगले वाले 30 में कैसे करोगे, फिर उसमें कैसे करोगे? तो उसको हम जितनी तरह से बांटते हैं, है ना, क्योंकि काम ज़्यादा आ रहा है, काम ज़्यादा आ रहा है। अब अगर क्वांटिटी बढ़ जाएगी, उसमें अगर क्वालिटी नहीं रहेगी तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो कोशिश यही रहती है कि मतलब क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी मेंटेन रहे। तो है, टफ है, जितना काम ज़्यादा है उतना काम टफ है। लेकिन मजेदार चीज ये है कि अब जैसे ब्रिजेंद्र काला को कुछ साल पहले तक लोगों को लगता था कि अच्छा हमें इस एक कॉमिक रोल में दिख जाएंगे या इसमें, लेकिन अब हमें बड़े सारे शेड दिख रहे हैं, अब हमें बड़ी वैरायटी दिख रही है। हाँ, ये मतलब एक एक्टर का दी बेस्ट भी अब सामने आ रहा है। दी बेस्ट भी सामने आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। वही मैं बोलता हूँ सबसे कि मेरे कंधे पे इंडस्ट्री का बड़ा बोझ है है ना, कि मैं आए दिन, मैं डेली घर से बाहर रहता हूँ, है ना। अभी आया, सूटकेस खोला, उसके बाद परसों फिर निकल गया, फिर आया, फिर खोला, फिर परसों फिर निकल गया, अभी इधर, अभी उधर, अभी उधर। लेकिन क्या है, वही कि शेड बना रहे, एग्जैक्टली। वही कह रहा हूँ मैं कि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी मेंटेन रहे, तो बहुत अच्छी बात है। वो आने वाले समय में और पता चलेगा। तो मेरी दर्शकों से अपील है कि प्लीज़ मुझे अपना प्यार बनाए रखें और फिर देखें कि मतलब कि मैं उनके उस पर खरा उतरता हूँ। एग्जैक्टली। और इसीलिए 5 अप्रैल को चाहिए आप सबकी तरफ से गुड लक, टीम गुड लक को। थैंक यू सो मच। Thank you. 5 अप्रैल को नज़दीकी सिनेमा हॉल में पूरे परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ, प्लीज़ सबसे कहिए जाकर के गुड लक वसूल कीजिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस बातचीत के लिए। नमस्कार। Thank you so much. थैंक यू।